नमस्कार। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। 4 बजे की बड़ी खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल की, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश कर दिया गया। जहां पीड़ित कोमा में गई या मौत हुई तो दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा देने का प्रावधान है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर है इंदौर से, जहां पर एक पोस्ट को लेकर डॉक्टर्स में जमकर आक्रोश है। तो वहीं तीसरी खबर हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर है, जहां हरियाणा में आप कांग्रेस का गठबंधन तो होगा, लेकिन यह गठबंधन दिल्ली में नहीं होगा। वहीं चौथी बड़ी खबर है भारी बारिश से जुड़ी हुई। यहां तेलंगाना आंध्र में भारी बारिश हो रही है और बाढ़ से 33 लोगों की मौत हो चुकी है। तो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 4 बड़ी खबरें, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। जहां पर बिल पेश हुआ है, अपराजिता बिल, और साथ ही डायग्नोस्टिक सेंटर का जो पोस्ट है उस पर बवाल। हरियाणा चुनाव में आप कांग्रेस का गठबंधन, साथ ही बारिश और बाढ़ से 33 लोगों की मौत। चलिए सबसे पहले बात करेंगे बंगाल की, जहां पर एक तरफ कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और फिर हत्या की जांच सीबीआई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नया एंटी रेप बिल पेश कर दिया है। इस बिल में रेप से जुड़े कानून को और सख्त करने के प्रस्ताव हैं। ममता सरकार का नया बिल बीएनएस, बीएनएसएस और प्रोटेक्शन पॉस्को में संशोधन करता है। अपराजिता वीमन एंड चाइल्ड बिल 2024 के नाम से बिल पेश किया गया, और अगर ये कानून बनता है तो पूरे बंगाल में ये लागू हो जाएगा। इस संशोधन के जरिए महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले सभी यौन अपराधों को गैर जमानती बना दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे अपराधों में पुलिस बिना किसी वारंट के भी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है और उसे जमानत मिलनी भी मुश्किल हो जाएगी। इतना ही नहीं, इस बिल में सभी यौन अपराधों में मौत की सजा का प्रावधान है, जबकि भारतीय न्याय संहिता में रेप से जुड़े सभी अपराधों में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है। फिलहाल इस बिल को ममता सरकार ने विधानसभा में पेश कर दिया है। अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दीप्ति जी जुड़ चुकी हैं, एडवोकेट हैं। दीप्ति जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। धन्यवाद सुनीता जी। दीप्ति जी, लगातार हम इस मुद्दे पर कई बात कर चुके हैं। जिस तरीके से बंगाल में जो केस हुआ उसमें लगातार न्याय को लेकर डॉक्टर्स विरोध करते रहे, और सिर्फ अब ये मुद्दा बंगाल का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का हो चुका है। अब ममता सरकार जो बिल लेकर आई है, हालांकि बिल पेश कर दिया गया है, इसे पास करने के लिए अब राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। जो जो प्रावधान इसमें रखे गए हैं, क्या लगता है आपको कितने विधि संगत है और इन्हें पास कराने में कितनी आसानी या कितनी कठिनाई हो सकती है? देखिए, ममता बनर्जी के स्टेट के अंदर तो वो जो करा लें, क्योंकि उनके हाथ में ही सब कुछ है ना। चोर भी वही, मुद्दई भी वही, गवाह भी वही, जज भी वही। लेकिन ये भारत के न्याय संहिता के अंदर कहीं ये सेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जिस तरीके का ये बिल पास करके ले आ रही है, उस तरीके का बिल कैसे सैंक्टिटी में आ सकता है। अभी तक हमारे देश में मृत्यु का जो दंड है वो अभी प्रोविजन में नहीं है, और उन्होंने अपने बिल में मृत्यु दंड को प्रोविजन दिया है, और वो भी बहुत ही कम समय के अंदर बिना विचार किए। तो आप ये सोचिए कि बिना विचार किए किसी को भी आप अपराधी कैसे साबित कर देंगे, और उसको 10 दिनों के अंदर या कुछ लिमिट के अंदर किस तरीके से फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। तो ये कहीं से भी न्याय संगत तो नहीं लगता, और ये विधि संगत भी नहीं है। तो ये मुझे नहीं लगता कि भारत के न्याय व्यवस्था के अंदर ये कहीं सेट करेगा और सूट करेगा। आने वाले टाइम पे ये पता चलेगा कि अगर इसको सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस में ले, या इस तरीके से इसको भारत के लेजिस्लेशन में इसको लेकर आया जाए, और इसमें कहीं ना कहीं विरोध जरूर होगा। ये एनआरकी है एक तरह से, आप समझिए कानून के साथ छेड़छाड़ करने की पूरी जो उन्होंने कोशिश की है वो सही बिल्कुल। दीप्ति जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से जो बिल पेश किया गया है, बीएनएस से कई मामलों में बहुत अलग है, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता के अनुसार जो भी जुर्म करता है या जो उसके लिए प्रावधान किए गए हैं उसमें एक सीमा तय की गई है। यहाँ पर 10 दिन में सजाए मौत का प्रावधान किया गया है। अगर बात की जाए दुष्कर्म की सजा, उसके अलावा अगर एसिड अटैक होता है किसी युवती पर, अगर वो कोमा में चली जाती है, सबके लिए। और सबसे बड़ी बात, गैर जमानती वारंट होगा, और सीधे सीधे यहां पर बिना किसी वारंट के, बिना किसी एफआईआर के केस हो सकता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ममता सरकार आनन फानन में ये बिल लेकर आई है, उतनी ही कठिनाई उन्हें इसे पेश करवाने में होगी, पास करने में होगी। और सबसे बड़ा, सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने इस बिल को पास करने की बात की है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि जल्दबाजी में यह बिल लाया गया है?
बिल्कुल, देखिए पेश तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन पास कैसे कराएंगी ये उनके ऊपर है। अब देखना है कि उनके स्टेट में तो ये कुछ भी करा ले, लेकिन जी बाहर इनका कहीं कोई सैंक्टिटी नहीं रहेगा। अपनी लोकप्रियता को भुनाए रखने और बनाए रखने के लिए हो सकता है कि वो जल्दी से कर रही हैं, पर ये भूल रही हैं कि ये उन्हीं का स्टेट था, उन्हीं के यहाँ कॉलेज था और जी जहाँ पे ये सारी घटना घटी और एफआईआर वहाँ के प्रिंसिपल और वहाँ के कॉलेज से नहीं कराई जा सकी थी। तो वैसे किसी स्टेट में जहाँ पे आपने खुद ही कानून का धता बता रखा है, कभी कोई इनिशिएटिव नहीं लिया और जी यहाँ तक कि जितने भी एविडेंसेस थे उसको मिटाने के लिए वहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। उस स्टेट की ऐसी जो नेता है, अगर उस तरीके का बिल ला रही है, ऐसा प्रोविजन ला रही है, तो मुझे नहीं लगता कहीं विधि संगत ये होगा और ना ही कोई उसका कोई लीगल सैंक्टिटी होगा। वो जी किसी तरीके से, देखिए आप वहां कैसे किसी को तुरंत फांसी की सजा दे सकते हैं? ट्रायल तो होगा ना। अब ट्रायल करने के लिए अगर कोई भी एफआईआर होता है तो सामने वाले को उसको कोर्ट में लेके जाना पड़ता है। केस जब कोर्ट में होगा, अपोजिट पार्टी आएगी, उसमें बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं और उसके बाद कहीं जाके उसको कोई एक सजा उसके लिए मुकर्रर की जाती है। आपने जी ऐसे कैसे, कोई अनारकी नहीं है, आप देश में है जहाँ पे कि ट्रायल या दूसरे पक्ष को बिना सुने किसी भी तरीके की सजा मुकर्रर नहीं की जा सकती। तो आप खुद देखिए कि कितना विधि संगत लग रहा है आपको ये सारी बातें हैं। वो जी जिस तरीके से वो हंटर चलाती रही है, फिर से यही चल बिल्कुल, रहा है लेकिन उनका। दीप्ति जी सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि सरकारें चाहे जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप सख्त कानून की तो बात करते हैं, लेकिन जब ये सड़कों पर लोग उतर आते हैं, प्रदर्शन होते हैं, तब बिल को सख्त करने की बात होती है, नया बिल लाने की बात होती है, नया कानून की बात होती है, थोड़े दिन बाद ये सब चीजें पुरानी हो जाती हैं। आप एक सख्त कानून लेकर आए हैं, लेकिन आपने उसके प्लस माइनस पर विचार नहीं किया। सीधे आप ये कह रहे हैं कि हम केंद्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं, मोदी सरकार जो नहीं कर पाई वो हम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप स्वयं अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन आपकी सरकार होने के बाद इतनी बड़ी वहां पर जघन्य अपराध हो जाता है और अब आप ऐतिहासिक बिल कहकर इसे अपनी पीठ थपथपा रही हैं। बिल्कुल गलत है और बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। ना ही तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में आता है, ना ही हमारे न्याय के प्रणाली में आता है। तो ये जो कुछ भी कर रही हैं वो ऊपर वाला जाने वो किस तरीके से इसको अपने प्रोविजन में लेकर आएंगी और किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करवाएंगी। इस तरीके का न्याय कहाँ से किसी को दिलवा पाएंगी? इतनी जल्दी में अगर कोई न्याय दिलाता है तो कहीं वो बहुत बड़ा अन्याय का कारण बनता है। तो मुझे लगता है कि जो ममता जी कर रही हैं वो बेशक मोदी सरकार को ठेंगा दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं खुद हंसी की पात्र बनेंगी और उनके ऊपर भी बाद में एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कोई कानून का प्रोविजन होना ही नहीं चाहिए जहां एक दूसरी पार्टी अनहर्ड रहे। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि इस तरीके से कानून जो है वो पेश नहीं किया जा सकता, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने सारे तरीके से उसको कानूनी दायरे में लेकर बात की होगी, तो क्या लगता है कितना वो जोर लगा सकती हैं? और अगर हम बीएनएस की बात करें और जो बिल अभी पेश किया गया है, कितना अलहदा और कितना अलग नजर आ रहा है इस बिल को लेकर? बिल्कुल, देखिए कोई है ही नहीं ना, बताया कि भारतीय न्याय प्रणाली के अंदर ये कहीं पे भी सेट नहीं करता। दूसरी बात, ये वही ममता जी हैं जो अपने यहाँ हुए इस घटना का एफआईआर तक तो टाइम पे नहीं करवा पाई, उस बच्ची को और उसके फैमिली को न्याय नहीं दिला पाई और पूरा का पूरा न्याय प्रणाली को अपने हिसाब से घुमाना चाह रही है। ऐसे थोड़ी होता है कि आपकी इच्छा हुई तो आपने कभी भी न्याय व्यवस्था के अंदर एक बिल पास कर दिया और आप उसको लगता है कि कहीं ना कहीं राज्यपाल से भी सिग्नेचर करवा लेंगी और वो कानून बना देंगी। ये कानून नहीं होगा, ये सबसे बड़ा अन्याय होगा जो वो करने जा रही है। कोई भी प्रोविजन को ध्यान में रख के वो कोई काम नहीं हो रहा है और इसमें सिर्फ और सिर्फ अनारकी ही है जो अपने तरीके से वो समझिए नासिन जो होता है उस तरीके का ये काम कर रही है। ऐसे कानून नहीं बनाया जाता और कानून के अंदर अगर जब तक लचीलापन ना हो, दूसरे पक्ष को सुना ना जाए, ऐसी कोई भी व्यवस्था जिसमें सीधे सजा सुनाई जाए वो अन्याय है, वो कानून बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कानून को सख्त करने की बात तो की जा रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रावधान क्या है उनको पहले तरीके से एक बार समझना आवश्यक है और बेटी को न्याय दिलाना है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण है कि न्याय व्यवस्था को भी समझना आवश्यक है। बहुत शुक्रिया दीप्ति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता दीप्ति सिंह जी हमारे साथ जुड़ी और साफ तौर पर कहना है कि आनंद फानन में बिल तो आ गया है, राज्यपाल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए इसे भेजा जाएगा और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही ये बिल जो है वो कानून का रूप लेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन धाराओं में परिवर्तन किया गया है, नॉन बेलेबल इसे बनाया गया है और 10 दिन के अंदर इसमें कानून के साथ साथ जो एक अलग तरीके से इसका प्रस्ताव रखा गया जहां पर मौत की सजा होगी। अब देखना होगा कि ये बिल पेश तो किया गया है, लेकिन पास होने में इसे कितना दिक्कत होती है या किस तरीके से इसे पास करवाया जाएगा।
तो चलिए 4 बजे की दूसरी बड़ी खबर बात करेंगे इंदौर की, जहां पर इंदौर के डायग्नोस्टिक सेंटर ने लिंक्डइन पर पोस्ट किया है जिसमें लिखा है कि महंगी जांचों में देश के डॉक्टर्स को 40 से 60% तक का कमीशन मिलता है। अब इस पोस्ट से सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डायग्नोस्टिक सेंटर के डायरेक्टर अर्पित कोठारी को नोटिस जारी कर दिया है। तो वहीं तकरीबन 14 घंटे बाद रविवार को पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। शनिवार को अपलोड हुई इस पोस्ट में डायग्नोस्टिक सेंटर ने यह भी लिखा था कि हम कमीशन पर विश्वास नहीं रखते, हम रेट कम रखकर इसका सीधा फायदा मरीजों को देते हैं। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डायग्नोस्टिक सेंटर के अर्पित कोठारी को नोटिस जारी कर लिंक्डइन पर माफी मांगने के लिए कहा। डायरेक्टर ने माफी मांगते हुए पत्र में लिखा कि मामला संज्ञान में आने पर मैंने तुरंत पोस्ट डिलीट करवा दी है। डॉक्टर बहुत मेहनती, ईमानदार और समर्पित होते हैं। मैं और मेरी टीम इस पेशे का सम्मान करती है। हमारी सोशल मीडिया टीम से अनजाने में हुई है गलती और इस पर मैं माफी मांगता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन और बाबा रामदेव जो एलोपैथी को स्टूपिड साइंस बोलते हैं या रासायनिक दवाइयों का पेट में जाके डैमेज करने का कुछ अजीब सा कॉन्सेप्ट बताते हैं, या आमिर खान जो फिल्म स्टार हैं वो अपना सत्यमेव जयते शो में डॉक्टर्स को चोर बता रहे थे, या दवाइयों और जांचों पर जो कट लिया करते हैं, बेसिकली ये उनका वर्जन हो सकता है। और ये लेकिन अपना माल बेचने की उनकी तरकीब है, क्योंकि बेसिकली वो सोसाइटी को एक दूसरे तरीके से ऐसे डैमेज करते हैं कि ये आम आदमी के दिमाग में शक का बीज डाल देते हैं। ये आपको मानना पड़ेगा कि डॉक्टर जन्नत के फरिश्ते नहीं होते हैं, मंगल ग्रह से नहीं आते हैं, इसी सोसाइटी के बीच में से इमर्ज करते हैं। जैसा आपका नेता होगा, जैसे आपके अफसर होंगे, जैसा आपका समाज होगा, डॉक्टर भी वैसा ही होगा। तो उनसे देवदूत होने का उम्मीद करना बेकार है। मैं आपको बता दूं, अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, लेकिन ये ऐसे जनरल स्टेटमेंट दे के लोगों के दिमाग में शक पैदा करते हैं और जो अंततोगत्वा डॉक्टर और अस्पतालों में तोड़ फोड़ के रूप में कन्वर्ट होता है, क्योंकि आदमी प्राकृतिक सहज मौत को भी ये मानता है कि लापरवाही हुई होगी या डॉक्टर ने कट कमीशन के चक्कर में बदमाशी करी होगी। और यही बाबा रामदेव जब आचार्य बालकृष्ण को हार्ट अटैक आया था तो ये इन्होंने ऋषिकेश एम्स में जाके उनका पूर्णतः अंग्रेजी दवाइयों से इलाज करवाया था। तो डॉक्टर्स पर कमीशन खोरी की पोस्ट सोशल मीडिया पर आने के बाद बवाल मच गया है, जिसमें लगातार डॉक्टर्स भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अर्पित कोठारी ने यह पोस्ट किया था, लेकिन उसके बाद इसे हटा लिया गया। और चलिए अब रुक करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। हरियाणा और दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर, जहां हरियाणा के आगामी विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस में गठबंधन की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं, तो वहीं दिल्ली में दोनों ही पार्टियों ने यह साफ साफ कह दिया है कि विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा। 4 जून को आए लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद से ही दिल्ली में कांग्रेस और आप ने घोषणा कर दी थी कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। अब इसके बाद से ही दिल्ली कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सिविक मुद्दों पर घेरना शुरू कर दिया, जिसमें भ्रष्टाचार के मुद्दे भी प्रमुख हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता इस पर चुप्पी साधे हुए हैं और इस मामले पर कोई बयानबाजी नहीं कर रहे। तो वहीं आप और कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि हरियाणा चुनाव में आप और कांग्रेस में गठबंधन हो। तो लगातार अलग अलग स्ट्रेटजी पर काम किया जा रहा है, जहां पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी एक बार साफ साफ कर दिया है कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंदुकांत दीक्षित जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया हेड में। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हरियाणा चुनाव और दिल्ली को लेकर जो बात हो रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग रणनीति पर काम करती नजर आ रही है। हरियाणा में ना जनाधार है ना चेहरा है, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी से गठबंधन के लिए कांग्रेस आतुर है, तो वहीं दिल्ली में ऐसी कोई बात बनती नजर नहीं आ रही। क्या कहेंगे इस चुनावी गठबंधन और इस तरीके के जो अलग अलग तरीके से पैंतरेबाजी से कहा जाए या फिर चुनावी संभावनाओं को तलाशना कहा जाए, किस तरीके से एज अ वरिष्ठ पत्रकार से देखते हैं? देखिए, ये वास्तव में जैसा आपने सवाल किया बहुत खूबसूरत,
ये बिल्कुल एक राजनीतिक चाल है दोनों पार्टियों की। दोनों इस राजनीतिक सहयोग से और समन्वय से फायदा उठाना चाहते हैं मौके का। हरियाणा में कांग्रेस को पता है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जी किसी भी तरह से इस बार चुनाव में सफलता पाना, क्योंकि उनकी तरफ रुख है जनता का। अब उनको लगता है कि एक अंग्रेजी में प्रोवर्ब है, आपने सुना होगा जी कि लेट अस नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। राइट अब सब कुछ आपके पक्ष में है, लेकिन सभी सीटों पर अगर खुदा न खास्ता आप वालों ने उम्मीदवार उतार दिए और उन्होंने इतने वोट काट लिए कि आपने अगर 10-20 सीटें लूज कर दी, तो हो सकता है उससे सत्ता में आने और सत्ता से बाहर रहने का फर्क पड़ जाए। जी तो कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि अगर कर लिया तो हरियाणा में उनकी जीत निश्चित हो जाएगी, पहली जी। बात। दूसरी बात, इस मौके की नजाकत को बहुत अच्छे से आप वाले भी समझ रहे हैं। उनको पता है कि हरियाणा में उनका कोई खास बेस अभी तक है नहीं, जी और पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये बात साबित हो गई, उनके हाथ खाली रहे। जबकि कांग्रेस को उन्होंने बड़ी बड़ी चुनौतियां दी थी, कांग्रेस ने वहां 5 सीटें निकाली जी 10 सीटों में से। और इसी तरह से दिल्ली में आप देखिए, वहां पे अपनी जड़ें जमा चुकी आम आदमी पार्टी किसी भी हाल में कांग्रेस को कोई भी प्रश्रय नहीं देना चाहती है, बिल्कुल क्योंकि लगातार पिछले कई चुनाव से कोशिश के बाद भी दिल्ली से कोई सीट लोकसभा में नहीं जीत पा रही थी आम आदमी पार्टी। इसलिए इस बार उन्होंने भाजपा को जड़ से उखाड़ने के लिए दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए तो समझौता किया, जी लेकिन आपने देखा कि पहले ही उन्होंने साफ कर दिया चुनाव खत्म होते ही, तो 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद, जी कि भाई दिल्ली के चुनाव जो अगले साल जनवरी में होने वाले हैं, इसमें हमारा कोई समझौता नहीं होगा और हम अकेले लड़ेंगे। बिल्कुल। और उसी सिद्धांत पे आगे बढ़ रहे। अर्थात क्या हुआ कि लेकिन उन्होंने सर, ये तय जिस किया तरीके है, से ये चुनावी दाव पेच खेले जा रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि एक तरफ तो आप अपनी जीत देखकर कहीं ना कहीं दाव लगाएंगे और एक तरफ आप सीधे सीधे मुकर जाएंगे, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, किस तरीके से इसे देखें? ये सीधे सीधे स्वार्थ का रिश्ता है और ये लंबा नहीं चलता है। जी क्योंकि आपको याद होगा कि जिन अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ और दीक्षित के खिलाफ जिस तरह से आरोप लगा के जो मुख्यमंत्री थी अपनी कांग्रेस की 3 टर्म थी, जी और इतने बड़े बड़े पोथे भ्रष्टाचार के लेकर के आते थे और कहते थे यहाँ तक कि ये सोनिया और जिन लोगों को तो जेल में होना चाहिए, हम होते तो हम जेल भेजते, बिल्कुल। वो करके राजनीति करने आए और आज उनके साथ गठबंधन कर लिया राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस ने। तो ये तो राजनीतिक स्वार्थ की बात है, जी अदरवाइज इसमें कहीं भी कोई कॉमन ग्राउंड नहीं आपस में। और अभी इनका कॉमन ग्राउंड क्या है कि तुम हमारे भ्रष्टाचार पे पर्दा डालो, हम तुम्हारे भ्रष्टाचार पे पर्दा डालें, जी और मोदी गवर्नमेंट, जो उनका आरोप है कि मोदी गवर्नमेंट इनके खिलाफ झूठे आरोप गढ़कर इनको जेल में डाल रही है, और जो सरकार है उनका ये सीधी सी बात है कि तुमने भ्रष्टाचार किया, ऐसे तुम्हारे पर कार्रवाई करेंगे। जी तो उस मामले में एकजुट होकर किसी तरह अपने को बचा लो, बाकी एक दूसरे से बाद में निपट लेंगे। ये बिल्कुल। सिंपल इसी सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर स्वार्थ की राजनीति, जहां पर दिल्ली में विरोध तो वहीं हरियाणा में गठबंधन की राह पर चल पड़े हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। देखना होगा, दिलचस्प होगा कि अब इस नतीजे का क्या कुछ यहां पर अंजाम निकलेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। तो दिल्ली और कांग्रेस अध्यक्ष यहां पर देवेंद्र यादव ने साफ तौर पर कहा है कि एक बार फिर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। दिल्ली में जलभराव से करंट लगने की मौतें, तमाम ऐसे मुद्दे आए हैं जिसको लेकर लगातार पार्टी घिरती नजर आई, लेकिन इन तमाम मुद्दों के बीच कांग्रेस पार्टी दिल्ली वालियों के बीच पहुंच रही है। ये तमाम उन्होंने बात कहते हुए साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि अब जो गठबंधन होगा वो हरियाणा में तो होगा, लेकिन दिल्ली में ऐसे आसार नजर नहीं आ रहे। कुल मिलाकर इसे राजनीतिक सलाहकार स्वार्थ की राजनीति, स्वार्थ का गठबंधन करार दे रहे हैं। तो चलिए अब बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की। पूरे देश में हो रही बारिश और बाढ़ को लेकर, जहां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। दोनों राज्यों में अब तक 33 लोगों की मौत हुई है। इनमें 17 लोग आंध्र और 16 तेलंगाना के थे। दोपहर तक लगभग 432 ट्रेनें कैंसिल की गई, 139 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने साफ कहा कि उन्होंने अपने 50 साल के पॉलिटिकल करियर में यह सबसे बड़ी त्रासदी देखी है, और साथ ही
तितली, हुदहुद साइक्लोन की तुलना में पिछले 3 दिनों की बारिश से ज्यादा नुकसान हुआ है। राज्य में तकरीबन 4.5 लाख लोग प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने मंगलवार को मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 23 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया। गुजरात के सूरत और भरूच जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार भारी बारिश का रेड अलर्ट है और इस बीच आप ये तस्वीरें देखिए जहां पर 4.5 लाख लोग यहां पर प्रभावित नजर आ रहे हैं। और त्रासदी का ये खेल देखिए जो कि लगातार लोग काल कबलित हो रहे हैं और जो बनी बनाई उनकी संपत्तियां हैं वो पानी में बहती नजर आ रही हैं। अगर बात की जाए आंध्र और तेलंगाना की तो यहां पर दोपहर तक लगभग 432 ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं। कुल मिलाकर यातायात व्यवस्थाएं भी चरमराई हुई हैं। जो संपर्क है वो भी वहां से टूट गए हैं। और साथ ही तमाम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें, वायुसेना, तमाम सेनाएं यहां पर लोगों को बचाव के कार्य कर रही है। ये तस्वीरें देखिए जहां पर सड़कों पर इस कदर पानी भरा हुआ है, जहां पर कई लोगों की मौतें हो चुकी हैं। जल जीवन जो है पूरी तरीके से जल में डूबा हुआ है। छप्पर तक देखिए आप जिस तरीके से ये आम जनजीवन है, लोग यहाँ पर कांधों तक, कमर तक पानी में डूबे हुए हैं और उनको राहत और बचाव कार्य सेना के जवान संभाले हुए हैं। उसके साथ भारी वर्षा हुई है आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। इसको लेकर के आंध्र प्रदेश में कई डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, एनटीआर, एलुरु, गुंटूर, इसमें काफ़ी फ्लड सिचुएशंस आ गई हैं और इसको देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। सिचुएशन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई है, इसके लिए बाहर से टीमें बुलाई गई हैं और अभी वर्तमान में 26 टीमें हमारी एनडीआरएफ की तैनात हैं। कुछ टीमें बाहर से भेजी गई हैं बाई रोड और हमारी 12 टीमें एयरलिफ्ट भी की गई हैं। कुछ अभी भी अगर कुछ हैं जो फंसे हों, कुछ नंबर अगर? बिल्कुल, अभी तक कम से कम 5,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और रिलीफ ऑपरेशंस बहुत बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। खासकर रिलीफ मटेरियल, खाने की सामग्री लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो तेलंगाना और आंध्र की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए कि दोनों राज्यों में अब तक 33 लोगों की मौत हो गई है। लगातार यहां पर जल समाधियां बनती नजर आ रही हैं। देश में लगातार बारिश हो रही है और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 3 दिनों की अगर हम बात करें तो भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं और दोनों ही राज्यों में अब तक 33 लोगों की मौत की खबर है। 17 लोग आंध्र और 16 तेलंगाना के थे। दोपहर तक लगभग 432 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनका संपर्क वहां से टूट चुका है और साथ ही जो रोजमर्रा की जरूरी सामान होते हैं वो उनको वायु सेना के जो जवान हैं वो वहां तक पहुंचा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम वहां पर लगातार लगी हुई है। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया हेड के साथ।